हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्कॉर्पियो NZ80 है ये। तो इसके आज हम 7 नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने एज अ ओनर एक्सपीरियंस करे हैं। लगभग 10,000 किलोमीटर में चला ली गाड़ी और लगभग 6 महीने के आसपास होने वाले हैं इस गाड़ी को। तो 7 नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले से। अब जैसे मैं एकदम से गाड़ी में आके बैठा और गाड़ी ऑन की और मुझे ड्राइव मोड स्विच करने हैं, तो ये अपने हिसाब से चलेगा। मैं बटन दबाए जा रहा हूँ, रियर सीट बेल्ट आएगा, टायर डायरेक्शन चेक करो, ऐसे इन बटन के साथ है। फ्रंट कैमरा ऑन नहीं होगा, हज़ार्ड लाइट ऑन नहीं होगी, ये ऑन ऑफ करना होगा, बार ऑन ऑफ नहीं करना होगा। ये इसमें ये बटन काम नहीं करेगा पहले एक बार में। तो थोड़ा लैग है इन बटन्स के अंदर ना, मतलब स्विचिंग करना बहुत मुश्किल है शुरुआत में। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, पर शुरुआती दौर में काफ़ी स्लो रहता है। तो मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा है, काफ़ी लैग है इसके सिस्टम के अंदर ना, MID के अंदर भी और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर भी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा दोस्तों, ये जो इसका बटन है, ये आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप जो बटन रहता है, अब तो उसको बार बार इसको ऑफ करना पड़ता है। तो मेरे को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, काफ़ी गाड़ियों में है ये और हर गाड़ी में ये एक दिक्कत है ही। तो मेरे को ये नेगेटिव पॉइंट लगा कि भाई ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑफ कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहना चाहिए ना। हमको पसंद नहीं है भाई बार बार ऑन ऑफ करना इसको। गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है या फिर ट्रैफिक जैम है, आप हल्का सा ब्रेक लगाओगे अपना बंद हो जाएगी, छोटे से तुरंत स्टार्ट होगी। तो उसमें फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो बहुत बार आपको रुकना पड़ जाता है। तो जैसे ही ब्रेक लगाओगे तुरंत गाड़ी ऑफ हो जाएगी। तो इसको ना चाहते हुए आपको ऑफ करना ही पड़ता है। मतलब इंडिया में अभी ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, सिस्टम ठीक है पर इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि रेड लाइट आएगी तो वहाँ पे खड़े होगे तो ब्रेक दबाओगे तभी बंद होगी। हल्का सा ब्रेक पेडल प्रेस किया और ट्रैफिक में भी खड़े हो 2 सेकंड के लिए तो बंद हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा मूव करना पड़ जाता है बहुत बार। तो इतना ज़्यादा ना अडेप्टिव नहीं है ये। तो मेरे को ये काफ़ी बेकार सिस्टम लगा इसका ना। इसको या तो ऑफ परमानेंट ऑफ करने का ऑप्शन आना चाहिए, तो ये सिस्टम बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों ये तो थर्ड रो कंफर्ट है ना, मतलब ये ना के बराबर सीटें हैं। इसमें जो गैप है वो देखो, मतलब इतना गैप दिया हुआ है। अंडर सपोर्ट जो बिल्कुल ज़ीरो है। और पीछे ना ही कोई AC वेंट्स है, ना ही कोई AC का कंट्रोल है, ना ही कोई सेकंड रो के लिए भी नहीं है। सेकंड रो के लिए आपको यही मिलेगा। तो थर्ड रो तो एक तरीके से आपको बस बूट स्पेस दे रखा है, कहने के लिए 7 सीटर है, पर ये इम्प्रैक्टिकल है। 2 लोग की जगह दे रखी है, जो चौड़ाई होगी 2 लोग के हिसाब से, क्योंकि आप देख पाओगे बहुत छोटी सीट है। आपको कैमरे में लग रही है बड़ी सीट है, पर ये बहुत ही मतलब पतली सीट है। और कंफर्ट के नाम पे दोस्तों बिल्कुल बहुत ही बेकार है। अगर आपको बस 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है गाँव वगैरह में तो यूजेबल है, वरना ये बिल्कुल ही यूजलेस है। बच्चों के लिए भी यूजलेस है, क्योंकि पीछे बहुत ही क्लस्ट्रोफोबिक आपको फील होगा, घुटन सी महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि आपने कहीं दबे हुए हो। मैं इसकी कैप्टन सीट के लिए गया था। मैंने इसलिए कैप्टन सीट नहीं ली क्योंकि उसमें यहाँ पे 2 सीट आ जाती, बीच में से रो आ जाती। पर कैप्टन सीट आने के बाद ना, कैप्टन सीट भी इसकी मूव नहीं हो सकती, फ्रंट या बैक नहीं जा सकती। यहाँ पे स्पेस आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 रो, इसमें क्या है 3 आदमी यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और एक आध आदमी अगर इसको किसी बैठना तो पीछे बैठ सकता है। उसमें 2 एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, 2 आदमी फ्रंट में, 4 आदमी बैठ गए। और पीछे वाली सीट पे एक भी आदमी नहीं बैठ सकता, क्योंकि लेग स्पेस ही नहीं रहती, बीच में जगह बहुत कम है और पैसेज के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए ये वाली, क्योंकि नॉर्मल जो सीट वाली है वो वाली ली है। कैप्टन सीट में लेने की बहुत मन में थी, क्योंकि मेरा इनोवा है। तो मैंने सोचा कि उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सीटों को आगे पीछे कर सकते हैं, पर वो ऑप्शन था ही नहीं इसके अंदर। तो थर्ड रो कंफर्ट बिल्कुल ज़ीरो है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों जो इसका बूट स्पेस है, बूट स्पेस दोस्तों इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है कि महिंद्रा ने फीचर के तौर पे 7 सीटर बनाने के लिए ये सीट तो दे दी लास्ट वाली, जो कि यूजलेस है। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो देखो आप कितना है, लगभग 1 फीट का भी इसके अंदर वो नहीं है कि आप 2 बैग, एक बैग भी नहीं आएगा, बड़ा सा बैग हो तो बस यहाँ तक तो कुछ आपके बैग आ सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों ये बिल्कुल सीट बाहर आ जाती है। तो अब स्पेस यहीं तक मान के चलो। इतने में अगर आप कोई बैग वगैरह, आपने कोई पॉलीथीन वगैरह, कुछ पॉली बैग वगैरह कुछ रखना है, थोड़ा सा छोटा मोटा बैग, वो तो आ सकता है। पर अगर आप 7 सीटर समझ रहे हो, 7 आदमी का लगेज भी आ जाएगा। 7 छोड़ो, उससे अगर 5 आदमी बैठे हो ना आगे, तो इसके अंदर इसको सीट को फोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ से फोल्ड हो जाएगी ये ऐसे टॉपर डाउन भी हो जाती है, तो फिर तो आपकी सामान अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आपने 6 लोग भी बैठा लिए तो भी 6 लोगों का सामान भी आने वाला नहीं है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि पीछे बूट स्पेस है ही नहीं, नाम मात्र का बूट स्पेस है बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों जैसे ये जिप जैप जूम मोड है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे गाड़ी आपने स्विच ऑफ कर दी तो जैप मोड में रहेगी। भाई मुझे फ्यूल बचाना है तो मुझे जिप मोड में चलाना है ना, जैसे इको मोड मानते हैं जिप मोड को हम, जैसे हमें जिप में चलाना है। गाड़ी आपने स्विच ऑफ करके बंद कर दी, खड़ी कर दी, उसको दोबारा गाड़ी में बैठोगे, ऑन करोगे तो दोबारा आपको बैठ के दोबारा जिप मोड में जाना पड़ेगा अगर आपको जिप में गाड़ी चलानी है तो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जैप में रहती है। और दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल, अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया, अगर गाड़ी जिप के अंदर है, जिप मोड में है, तो आपको सीधे गाड़ी जैप मोड में चली जाएगी। जिप मोड में आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़े ग्लिच है। अभी मेरे को फ्यूल बचाना है, मेरे को सिटी में चलना है, तो मैं बार बार थोड़ी जिप मोड में स्विच करता रहूँगा। अब मेरी आदत क्या है, बैठते वक्त गाड़ी को सीधे जो है जिप मोड में लगाना है, जिप मोड में बार बार, क्योंकि भाई ये कहीं भगा ही नहीं सकते गाड़ी को, चला ही नहीं सकते, पूरी पावर का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो मैं क्यों बार बार जैप मोड में रहूँगा। तो जैसे फॉर्च्यूनर है मेरे पास, उसको इको मोड अगर एक बार लगा दिया तो इको मोड में रहती है वो, या फिर सिटी मोड है, सिटी मोड में रहेगी। हाँ, स्पोर्ट्स मोड हट जाता है उसका। तो ऐसे इसका भाई स्पोर्ट्स मोड मान लो कि फ्यूल ज़्यादा ना खर्चा तो वो आप कर सकते हो, पर जिप मोड में अगर आप कोई फ्यूल बचाना चाह रहा है तो उसको रहने दो उसी मोड के अंदर ना। अब बार बार आप जिप मोड से जैप मोड में कर दोगे, फिर बार बार जिप मोड में जा रहे हो तो इरीटेटिंग लगता है थोड़ा सा। तो ये एक दिक्कत इसके अंदर है।
अब दोस्तों ये जो स्टीयरिंग व्हील है लाइट है बहुत ज़्यादा, इतना लाइट है कि देखो अब 2 उंगली घुमा पा रहा हूँ मैं इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वहीं फॉर्च्यूनर वगैरह का या जो जिसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग रहता है, इनोवा वगैरह का हार्ड रहता है, तो कुछ लोग इसको एज अ पॉजिटिव समझते हैं। पर दोस्तों बहुत बार क्या है, जैसे अगर आप किसी गड्ढे वगैरह में गए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, इतनी ईजिली गाड़ी घूम जाती है। जैसे अगर 4-5 रम्बलर आ गए, ब्रेकर्स 3-4 लगातार आ गए, तो उसमें गाड़ी ऐसे से बैलेंस खो देती है। तो मेरे को एज अ नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि अगर आप जैसे कहीं रम्बलर वगैरह पे गड्ढे वगैरह में जाते हो तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वैसे लाइट स्टीयरिंग ठीक है, ट्रैफिक वगैरह में घुमाना या खड़े खड़े गाड़ी को टर्न करने का भी आसान हो जाता है, पर कहीं ना कहीं मेरे को ये नेगेटिव पॉइंट में लगता है कि इतना लाइट स्टीयरिंग में नहीं देना चाहिए। जैसे स्पीड पकड़े तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाना चाहिए, पर हार्ड होता नहीं, बिल्कुल लाइट रहता है ऐसे, जैसे कि आप एक कोई एल्टो चला रहे हो, कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो। आज जो मुझे नेगेटिव लगा दोस्तों, इसके लगे हेडलैम्प्स ठीक ठाक है, मतलब इतना बेकार भी नहीं कहूँगा कि एकदम बहुत बेकार है, काफ़ी सुंदर हेडलैम्प्स दी हुई हैं। पर दोस्तों इनकी दिक्कत क्या है ना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो लो बीम पे हैं और मेन हेडलैम्प्स है वो हाई बीम पे हैं। अभी प्रोजेक्टर लेफ्ट राइट तो अच्छी तरह स्प्रेड कर लेते हैं, जो फ्रंट में फोकस जो देती है ना गाड़ी, हाइट ठीक ठाक गाड़ी की, तो फोकस काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, उतनी एफिशिएंट नहीं है। और दोस्तों टॉप मॉडल के अंदर दिक्कत क्या है ना, आप इनको अपग्रेड नहीं कर सकते, ये जो बल्ब्स है ना पीछे से सील्ड है, तो इनकी पावर आप बढ़ा ही नहीं सकते। आपको बढ़ाना होगा तो आपको लो मॉडल की आपको इसके अंदर वो डलवानी पड़ेगी, पहले हेडलैम्प्स, फिर उसके बाद वो उनकी लाइट चेंज होंगी, तो काफ़ी हेक्टिक एक प्रोसेस दिया हुआ है। भाई किसी को अपग्रेड करना है तो भी अपग्रेड नहीं कर सकते, थ्रो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, जिस हिसाब से एसयूवी बता रखी है। तो मेरे को हेडलैम्प्स ठीक ठाक नहीं लगे, ऑन एवरेज मैं फिर 10 में से 5 नंबर दे सकता हूँ, पर जितना होना चाहिए उस हिसाब से एफिशिएंट नहीं है। रात के टाइम में सामने से डिपर वगैरह आते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों यही थे इसके कुछ 7-8 जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे स्कॉर्पियन के बारे में, आफ्टर मतलब 10-12 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद मुझे जो जेन्युइनली लगे। ऐसे नहीं कि मैं थोपे हैं आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट, जैसे और भी वीडियोज़ बना 15 नेगेटिव पॉइंट, इतनी नेगेटिव गाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट भी है, पर जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए, जैसे 7 सीटर नहीं है गाड़ी, भाई 5 सीटर कंसिडर करके चलो। बाकी लैग वगैरह है छोटे मोटे, वो किसी के लिए मैटर करता है, किसी के लिए मैटर नहीं करता, पर मेरे लिए करता था और मेरे व्यूअर्स के लिए शायद करना चाहिए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।